अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं समीना पाशा। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। आज लकीली मुझे ये प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब से मुस्तफ़ीद होंगे, उनकी मालूमात से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज कोरोना के हवाले से। ख़ास तौर पर आप जैसे कि जान ही चुके हैं कि सदर मुमलिकत भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा भी सूरत हाल मुल्क भर में काफ़ी गंभीर हो गई है। तो इसके लिए जो हुकूमती मेजर्स हैं वो कितने काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सियासत की बात करेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में एक और अहम तब्दीली होने जा रही है और वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा हमाद अज़हर को मिल रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी दिन भर की अहम खबरें हैं जिनसे डॉक्टर साहब का तबसरा और तज्ज़िया जानेंगे। तो डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा ख्याल है कोरोना पर ही बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और स्पेशली हम देख रहे हैं कि अब तो प्रेसिडेंट साहब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। प्रेसिडेंट भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब पहले से हैं, और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब की भी इतला भी आई है, उनको भी कोविड पॉजिटिव है। और ये तीसरी लहर कहा जा रहा है इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम शायद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब, मतलब ये पीक ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। और अब इसमें यहाँ दो तीन बातें ऐसी हैं जो आज ज़रा जनरली हम थोड़ा सा अपना गपशप लगाते हैं, बजाय इसके कि वो एक रन डाउन फॉलो किया जाए। देखिए, इतना ज़्यादा कोविड है, ये मैंने बात पहले भी की थी कि एक शादी यहाँ हुई रिसेंटली अभी, और उसमें टोटल 200 मेहमान थे। यानी 200 मेहमानों से मुराद ये कि मेहंदी, वलीमा, शादी, घर वाले, और उन्होंने जहाँ तक वो पाबंदी कर सकते थे उन्होंने की सारी। अब वो 200 में से 192 कोविड पॉजिटिव हो गए। अच्छा। यानी ये 3-4 दिन की तकरीब जो भी घर पे हुई, और ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है तेज़ी के साथ। अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक जनरली बात बताऊँ। लोग बहुत सारे तो आम बातें हैं, लोगों को पता है कि जी मास्क पहने और हाथ धोएं और ये सारा करें, लेकिन इसमें वेरिएशन आ गई है। अच्छा, वेरिएशन जो है वो ये है कि जैसे बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अच्छा, बच्चे कैरियर हैं। एक बात जो हम बहुत ज़्यादा जिस पे ध्यान नहीं देते, और वो ये है कि इसका बहुत बड़ा कैरियर जानवर है जिनके घरों में पेट्स हैं। इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि वो पेट्स हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं और उनको गोद में उठा लिया, और फिर उसके बाद कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, तो मतलब वो ये नहीं कि उनको कोविड, एक तो टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई जानवरों की, तो हमें आइडिया नहीं कि वो ये हमें पता है कि जानवर से आया था, बैट से ह्यूमन में आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जानवरों से कितना फैल रहा है। लेकिन जानवर कैरियर बहरहाल इसमें है। यूरोप की जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि जानवरों से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि जानवरों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी वेरिएशन इसमें हो रही है। यानी ये इस बात को, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया कि ये इंग्लैंड से वेरिएशन आई है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे वेरिएशन तो इंसान में, हर शख्स में वेरिएशन होती है। मतलब वायरस है तो एक वायरस, एक मतलब वालदा है तो वालदा से बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा वेरिएशन होगी उसमें, ठीक है ना। जीन से हट के वेरिएशन होगी, तो एक वायरस से दूसरा वायरस पैदा हुआ तो वेरिएशन तो होगी। तो ये तो एक कुदरत का अमल है। जो इंसान है, जितने भी जानदार हैं, इंसान, वायरस, पौधे, बड़ी बेसिक बायोलॉजी है। उनमें टोटल जो ज़ाहिर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन से आपके मांस बना हुआ है, ये वायरस के ऊपर भी स्पाइक प्रोटीन्स हैं सारे। टोटल जितने भी प्रोटीन्स हैं दुनिया में वो 20 अमीनो एसिड से बने हुए हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनसे वो प्रोटीन बनते हैं। सही, बड़ी बेसिक बायोलॉजी है। अच्छा, वो इस तरह से मतलब ABC, तो एक आपस में वो एक अमीनो एसिड है A, एक है B, एक है C, वो तीन आपस में जुड़े हुए हैं। ये जैसे, हाँ, जैसे हम तस्वीर में नहीं, ये तो हम वायरस दिखा रहे हैं ना। हाँ, ये देखें आप, इस तस्वीर को देखें, इसको ज़रा बड़ा करें, इसको ज़रा बड़ा करें। अच्छा, ये जो आपको रंग बिरंगे नज़र आ रहे हैं ना, ये है अमीनो एसिड। ठीक। अच्छा, ये टोटल जो है ना, यानी ब्लू, ग्रीन, ये जामुनी, येलो, ऑरेंज, सारे ये 20 हैं। ठीक है। ये वायरस में भी 20 है, इंसान में भी 20 है, एक घोड़े में भी 20 है। 20 से ही सारी दुनिया बनी हुई है।
इशू क्या होता है कि ये ABC अगर हमने नाम रखा तो वो BAC हो गया तो वेरिएशन हो गई, मिल गया, वो वेरिएशन हो गई। ठीक। 3 है, 3 है, 4 है, तो वो जिस तरह जुड़े हुए हैं उनको आगे पीछे करके तो ये वेरिएशन हो गई। ये वेरिएशन है, इससे बच्चा बदल गया, इससे वालिद जो है मुख्तलिफ हैं, इससे वायरस मुख्तलिफ, टोटल 20 हैं। ये जो नुक्ते हैं ये 20 हैं टोटल अमीनो एसिड्स, ठीक। तो ये तो बेसिक बात हो गई। ये मिलते हैं जब आपस में तो प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये देख रहे हैं एक तरफ वो छोटे छोटे दाने और जब ये मिल गए पेप्टाइड इनको जोड़ रही है वो रस्सी सी दरमियान में, और फिर वो प्रोटीन बन गए। प्रोटीन बन गए यानी वो फिर एक वायरस हो गया, वो एक शक्ल हो गई। अच्छा, इसको हम कहते हैं जीनोम। सही। अच्छा, यानी जीनोम वो है जो आपका जेनेटिक कोड है। यानी मेरा जो एक है जीनोम और एक है फिनोम। अच्छा, जीनोम ये है, अब इसको अगर आप मुझे पता नहीं कि लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, ज़ाहिर व बातिन जैसा कहते हैं ना। अच्छा, जीनोम ये है जो मेरी जीन्स हैं। अच्छा, जो मेरा जेनेटिक कोड है, ठीक, जो मुझे अपनी कुदरत से, वालिदैन से जो मुझे मिला है। फिनोम वो है जो मैं नजर आता हूँ, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरी नाक कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है, वो फिनोम है। सही। मेरा आपसे रवैया कैसा है, मैं लोगों से बात कैसे कर रहा हूँ। तो एक है मेरा जेनेटिक कोड और एक यानी जीनोम, और एक मेरा है फिनोम, ठीक है, PH से। इसी तरह वायरस जो है, ठीक है ना, उसका एक जीनोम है कि वो किस तरह बन रहा है, किस तरह वो ABC से BCD हो गया, जीनोम चेंज हुआ। जीनोम जब चेंज हुआ तो उसके नतीजे में वायरस का भी फिनोम है। अच्छा, उसका जो फिनोम है वो ये है कि वो कितना फैलता है, कितना नुकसानदेह है, इन्हें समझ गए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब जीनोम चेंज हुआ अंदर से, अल्टीमेटली वो भी चेंज हो गया, तो फिनोम चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान का जीनोम चेंज हुआ तो फिनोम उसका चेंज हो गया। अब ये जो वेरिएशन है ये उस जीनोम में की वजह से आ रही है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी जो सामने उसकी हरकतें हैं, वायरस किस तरह फैल रहा है, कितना खतरनाक है, क्या वो ये वेरिएशन, इन वेरिएशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। अमीनो एसिड ABC की जगह BCD हो गया, CBE, मतलब है वो ऑर्डर उनका कैसे चेंज हो रहा है, ऑर्डर उनका चेंज हो गया। ये है 20 टोटल 20 में ही खेल हो रहा है पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जानदार, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ब्राजील में चेंज हुआ या इंग्लैंड में चेंज हुआ या पाकिस्तान में चेंज हुआ। पाकिस्तान में जो है ये तो UK वेरिएंट कहा जा रहा है। नहीं, ये तो ऐसी बात हो रही है ना। ये तो हर जगह पाकिस्तान में देखिए ना, पाकिस्तान में कौन सी रिसर्च हो रही है? पाकिस्तान में किसी को क्या पता है कि ये मतलब UK वेरिएंट है, ब्राजील वेरिएंट है। अभी आपने अफ्रीका के जहाज बंद कर दिए, अफ्रीका से कोई नहीं है, तंजानिया से। इसे आप छोड़ दें। इशू ये है कि वेरिएशन हो रही है इसमें, ठीक है। अक्सर वायरसेस जो होते हैं जब उनमें वेरिएशन होती है तो उनकी शिद्दत कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है। वायरसेस इसमें तो हमें कुछ अलग नजर आ रहा है। ज्यादा कुछ वायरसेस जब वो चेंज होते हैं उनमें वेरिएशन आती है, वो वीक हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, वो वीक होते हैं, खत्म मर जाते हैं, वो वीक होकर खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये जो वायरस है ये जब वेरिएशन इसमें आ रही है तो ये पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है, ज्यादा फिट हो रहा है, ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो चीज हमारे, एक तो ये चीज आ गई, दूसरी चीज आ गई हमारे सामने कि इसकी वैक्सीन, इसकी ये फैल कैसे रहा है, बच्चों में हो रहा है, क्या मसला है, फैल रहा है, इसकी वैक्सीनेशन का क्या करें। हमारी जो बॉडी है, हमारे जिस्म के अंदर यानी देखें ना, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ये है कि मेरे अंदर, हर एक को पता है मेरे अंदर मुदाफ़ियत कम है, तो मुदाफ़ियत जो है ना इंसान के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसको बज़ाहिर बड़ा बुरा समझते हैं लेकिन वो अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पे दर्द। अच्छा, ये अच्छा होता है? दर्द अच्छा होता है, हाँ। दर्द बहुत अच्छा होता है इसलिए कि दर्द आपको बचा लेता है। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आग लगी हुई है, यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है और मैंने उस पर हाथ रख दिया, मुझे दर्द हुआ तो मैंने हाथ पीछे किया, ठीक। फर्ज करें मुझे दर्द ना हो तो मेरा हाथ खत्म हो जाएगा। ये वो प्रॉब्लम होती है जो डायबिटीज के अंदर होती है। डायबिटीज में आपने देखा होगा डायबिटिक फुट जो है, लोगों की वो नर्व्स खत्म हो जाती हैं पेन वाली, और उसको फील नहीं कर पाते, उसको फील नहीं, वो उनको चोट लगती है, सुना होगा, चोट लगती जाती है, उनको पता ही नहीं चलता चोट लग रही है, वो पैर जो है वो खराब हो जाता है, उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ता है। तो दर्द जब, इसीलिए कैंसर खतरनाक है, क्योंकि कैंसर जब होता है तो उसमें अमूमन दर्द नहीं होता,
वो कहते हैं ना, आप फील करें, आप देखें गुठली तो नहीं है, इसलिए कि दर्द अमूमन जब दर्द होता है, यानी मैं ट्यूमर वाले कैंसर की बात करूं, तो नर्व को कंप्रेस करता है, फिर पेन होता है। वो कहते हैं यार पता ही नहीं चला, स्टेज 4 आ गई हमें। हाँ, ये अक्सर ही पता चलता है कि बहुत लेट पता चला, फैल चुका था, ठीक है। तो दर्द, बुखार, ये चीजें आपको सेव करती हैं। ठीक। कैंसर में भी म्यूटेशन होती है, ये जो वायरसेस की म्यूटेशन है, वेरिएशन, म्यूटेशन, ये सारे म्यूटेट करके वेरिएंट, वो कैंसर भी वही होता है ना, एक होते सेल्स ही आपके, लेकिन वो एक खास अंदाज में म्यूटेट कर जाते हैं जो कि रसौली बन जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे बात की ना, आप समझ गए कि पेन हमें है तो हमें कितनी सारी चीज़ों से दर्द बजाता है। हम चलते हैं, ठोकर लग जाती है, हम पीछे एकदम हटते हैं, हमें सुई लग चुक जाती है, फर्ज कहीं बंद हो जाए सारा, तो हम तो एक दिन इम्यूनिटी भी हमारी हम एक दिन सर्वाइव ना कर पाए। इम्यूनिटी होती है कि आपको जैसे ही किसी ने अटैक किया, यानी आपको किसी जरासीम ने, किसी को चोट, तो पहले तो बॉडी रिएक्ट करती है। एक तो रिफ्लेक्सिव है ना, बचते हैं आप। अगर लग गई चोट, किसी जगह कुछ हो गया, तो फिर उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इन्फ्लेमेशन के 3-4 साइंस होते हैं। एक तो सूजन, सूज जाती है वो जगह, फिर ये कि सुर्ख हो जाती है, फिर ये कि दर्द होता है वहां पे। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना सूजन वाला, इसको आप समझ, इसको इंग्लिश में जिन अल्फाज के आगे आइटस लगता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है। आइटस, मिसाल टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बढ़ गए, ये इन्फेक्शन नहीं होता, ये इन्फ्लेमेशन है टॉन्सिल्स की। अपेंडिसाइटिस, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं है, वो सूजन है। सूजन, और वो आहिस्ता आहिस्ता फ्री होता है कि उस जगह पे ये बॉडी रिएक्ट करती है, वहाँ खून ज्यादा आ गया, वो जरासीम खत्म हो गया। एक तो ये तरीका, दूसरा फैगोसाइटोसिस, उसको भी छोड़ दें आप। ये वो है जो कुदरती तौर पे, यानी आप समझें कि जिस्म जिस तरह रिएक्ट करता है। तो वैक्सीन इसको अच्छा, कैसे वैक्सीन जो है वो क्या है? वैक्सीन ये है कि एक इंसान के अंदर मुदाफियत नहीं पैदा हुई एक पर्टिकुलर वायरस या किसी भी 2 तरीकों से उसमें वैक्सीन आती है। एक तो बच्चे में आती है। अच्छा, बच्चे में, यानी उसको आप इनेट नहीं, उसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी लें। अभी वैक्सीनेशन बाद में बात करते हैं। एक तो इनेट होगी ना, कुदरती के इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइटोसिस, वहीं पे दूसरा वो खुद ही उसको छोड़ते हैं वहाँ। लेकिन एक है कि इंसान में खुद मुदाफियत ना हो, तो फिर कैसे आती है मुदाफियत? दूसरे 2 तरीके हैं। ठीक। एक वो तरीका है जो कि नेचुरल है, यानी बच्चे के अंदर माँ से आता है, ठीक है, प्लेसेंटा से बच्चा जो पैदा होता है, और माँ के दूध से। ठीक। और एक तो वो हो गया नेचुरल, और दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल। और जो आर्टिफिशियल है उसमें फिर इम्यूनाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन, ठीक, वैक्सीनेशन हो गई। डॉक्टर साहब कहते हैं ये भी वीक जर्म्स ही होते हैं उस बीमारी के। मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा, अब वैक्सीन जो है, हम में से हर शख्स ने वैक्सीन, हम सब वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा, हम सब वैक्सीनेटेड। अब आप पूछेंगे कब हमें वैक्सीन कब लगी? हम तो बारियों का इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए। पैदा होते ही 10 बीमारियों के खिलाफ आप देखिए BCG का टीका लगवाएं, देखा होता है ना बच्चों को, इतने पहली डोज इतनी उम्र में लगेगी, जो हिफाजती टीके लगते हैं तो वो वैक्सीन है। लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग, कि क्या वैक्सीन जो है वो इसको सिर्फ इंजेक्शन की सूरत में लिया जा सकता है या ओरली भी लिया जा सकता है? तो पोलियो के कतरे, बिल्कुल, वो तो ज़बान से इस्तेमाल ओरल है। फिर लोग बहुत सारे पूछते हैं कि जी इसकी 1 या 2 डोजेज, तो आप याद करें बचपन में कि बच्चों में क्या होता है, पहले आप 1 लगवाएं, फिर दूसरी लगवाएं, डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसकी बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ती है। यानी मिसाल के तौर पे बच्चों में आप टेटनस की लगवा लेते हैं वैक्सीन, लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि आप अचानक आपको कोई चोट लगती है, तो कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। टेटनस का, हालांकि टेटनस की वैक्सीनेशन आपको लग चुकी है बचपन में, सही, वो जो 10 बीमारियां हैं उसमें टेटनस भी है, वो भी शामिल है। लेकिन आप कहते हैं कि यार ये तो घाव, इसमें तो जख्म है, इसमें तो कहीं, स्पेशली अगर रोड पे कोई गिर जाए तो वैक्सीनेट हो गया, टेटनस के फौरन टेटनस लगाओ, टेटनस लगाओ। तो टेटनस का फिर आप बूस्टर लगवाते हैं जाके। बिल्कुल सही। बहुत से लोग ये कहते हैं, तो 2-3 बातें मैंने सादा अंदाज में बता दी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी क्या इन्फेक्शन हो जाए तो वैक्सीन लगवानी चाहिए? जैसे प्राइम मिनिस्टर के केस में भी हुआ है, लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्हें इन्फेक्शन वो कैसे हुआ? कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। और इस सब का हमें तजर्बा है, इसका भी हमें तजर्बा है। कुत्ते ने काट लिया, रेबीज की वैक्सीन,
काटने के बाद लगवाते हैं, बिल्कुल देखिए ना, पहले कुत्ते ने काट लिया, फिर आप जाते हैं और जाके कहते हैं कि मुझे रेबीज की वैक्सीन लगवाओ। वो वैक्सीन वो क्योर है, नहीं है, क्योर नहीं है, वैक्सीन है, और उसकी भी बूस्टर होती है, इतने दिन बाद, ऐसे ही होता है ना साहब। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन के बाद टेटस तो चोट लग गई ना आपको, लेकिन और आप कहेंगे नहीं बूस्टर लगवाओ, इसके एक और लगवाओ, बच्चों ने लगवाया था लेकिन भाई ये खतरा है, गड़बड़ है। तो अच्छा, एक तो ये चीज होगी। तो अब इसमें वेरिएशन जो है, वेरिएशन एक कुदरती अमल है, हर चीज के अंदर एक वेरिएशन पैदा होती है। दुनिया में वैक्सीन के नतीजे में बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं, और सबसे बड़ी उसकी जो मिसाल, जो जिंदा मिसाल है, वो है चेचक। चेचक जो है, शायद मैं तो कम से कम उस नस्ल से हूं जिसने चेचक के लिए वैक्सीनेशन होते देखी है। और वो ऐसे करके छोटे छोटे दायरों वाला एक इंजेक्शन यहाँ लगता था। अगर आप अभी भी ज्यादा उम्र के लोगों से, आप अपनी बड़ी जनरेशन या लोगों से लेकिन आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिनको एक खास किस्म का दायरा सा बना होता था। अब नहीं होता, अब नहीं होता, अब वो गायब हो गया। क्यों? उसकी वजह ये खत्म हो गई, इरेडिकेशन हो गई, उसको आपने इरेडिकेट कर लिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि क्या हर टाइप, जैसे आप खुद बता रहे हैं वायरस चेंज हो रहा है, तो जो वैक्सीन इन्होंने पहले से बना ली है वो हर चेंज जो, कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, कोई आइडिया अभी लग रहे हैं अभी नहीं। देखें, हम खुल के बात करते हैं ना, वैक्सीनेशन हम सबको करवानी चाहिए, ठीक है, सारी, चाहे सिंगल डोज हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए की हो, mRNA जो फाइजर बायोटेक वाले या मॉडर्ना वाले हैं, स्पुतनिक वाली भी आ गई, स्पुतनिक वाले जो हैं उनकी डिफरेंट है। स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका एक ही है, उनका तरीका एक ही है, वही कि वो पुराने वायरस, बेजरर वायरस का थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको इंजेक्ट करें। जो चाइना वाले हैं, चाइना की जो वैक्सीन आ रही है, ये वो पर्टिकुलर वैक्सीन है जो कि जिसमें एक, यानी स्पुतनिक में आप समझ लें एक हिस्सा, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका में मरे हुए वायरस का एक हिस्सा, या बेजरर वायरस, इसमें पूरा का पूरा वायरस लेकिन बेजरर, ठीक है। और जो मैसेंजर आरएनए है वो बिल्कुल बाहर आरएनए में, उसमें डीएनए पे कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ पे डीएनए पे असर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे डीएनए ही फिर आगे जाके बना रहा है आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज। अच्छा, अब इसमें इशू ये है, अच्छा सिंगल डोज भी आ रही हैं, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन वाले एक डोज की बना रहे हैं, सिंगल डोज, और इसी तरह से चाइना से भी, अभी मैं यास्मीन राशिद साहबा को सुन रहा था, वहां पर भी सिंगल डोज स्टार्ट हो गई। और एज वाइज भी चेंज भी हो रही है कि किस, जो 8 से 10 साल लगते हैं एक वैक्सीन बनने में, लेकिन ये जो वैक्सीन है इसको 1 साल में ये तैयार कर ली। साइंसदानों को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि और उनकी ये 60% से ज्यादा अगर हो इफेक्टिव, यानी 100 लोगों को लगे और 60 के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएं जिस्म के अंदर, तो ये कामयाब होती है वैक्सीन। तो अगर मिसाल के तौर पे आप कहें 76% एफिकेसी है, किसी की 91% है, तो ये अच्छा इनका इफेक्टिव है वो। लेकिन क्या जो म्यूटेशंस या वेरिएबल्स हैं, या जो जिस तरह ये तब्दील हो रहा है वायरस, उसकी स्टडीज अभी चल रही हैं, ठीक है, उसकी स्टडीज अभी चल रही हैं, उसका हमारे पास क्यों कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी नहीं होगी। लेकिन मैं वायरस बताऊं, वायरस जो होता है ना, बुनियादी तौर पे वायरस अमूमन मारता नहीं है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, वो क्योंकि होता ये है कि वायरस जो है ना, वो जिंदा सेल के ऊपर पलता है, बड़ा ज़हीन है वायरस, बड़ा इंटेलिजेंट जरसूमा है, पैरासाइट नहीं है। वो फंगस नहीं है कि वो मरे हुए जिस्म के ऊपर पड़ा हुआ है, और बैक्टीरिया, वो जिंदा सेल के अंदर ही, तो वो चाहता है कि लोग जिंदा रहें, मैं जिंदा, बंदा मर गया तो वो भी, वायरस भी मर गया, ठीक, डेड बॉडी, सेल मरा तो वायरस भी गया, तो वायरस चाहता है फैलता रहे, वो जिंदा लोग इंटेलिजेंट है ना, तो जिंदा लोग जिंदा रहे, वो बीमार करता जाए, तो ये ना हो कि मर जाए, वो फलता फूलता रहे, सही है ना। तो वो उसकी जो है ना, वो ये उसकी एक इंटेलिजेंस है। थोड़ा सा इसके जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा आपकी राय जानना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब। ये बार बार लॉकडाउन की बात होती है, पिछले साल भी हम यही बहस मोबाइल से देखते रहे हैं, वो कहते हैं नहीं करना, स्मार्ट लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन। आपके नज़दीक क्या इसका हल है, इसको रोका जा सकता है? नहीं, देखें, कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ना कि लॉकडाउन नहीं करूंगा मैं, मुल्क बंद नहीं होगा, लेकिन फिर ये ज़िले इंतज़ामिया अपने तौर पे फैसला करती है कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना। इसका इलाज नहीं है। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता।
इसका इलाज नहीं है। यानी इसमें अगर आपने 2 डोज, अभी जैसे आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने 1 डोज लगवाई थी, तो 1 डोज लगवाने के 20-21 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि दूसरी डोज आपने लगी, फिर भी 100% नहीं है कि आपके एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी। फिर भी आपके अंदर वो 76% या 90% या 58% मुल्कों के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि 700 के करीब फार्मास्यूटिकल अदारे या कंपनीज हैं, पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार नहीं होती। हाँ, ये बड़ा यानी आप देखिए पोलियो के कतरे भी बाहर से आते हैं और उसमें भी करप्शन होती है, उसमें भी लोगों को जाली कतरे पिला दिए जाते हैं। आपके पड़ोस के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे एस्ट्राजेनेका भी बन रही है, स्पुतनिक भी तैयार हो रहे हैं, शुरू हो गई। बल्कि मैं अभी आपको ये अजीब सी ये दिखाऊँ, ये मैं इनके रेफरेंसेस लेकर आया था कि तेहरान टाइम्स, ईरान को देखें आप। अच्छा। तेहरान टाइम्स बता रहा है कि ईरान स्टार्ट्स मैस प्रोडक्शन ऑफ होम ग्रोन कोरोना वायरस वैक्सीन। ईरान में बन रही है, ईरान में बन रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी को देखें तो वो कह रहे हैं कि चाइना एंड यूएई वैक्सीन कॉर्पोरेशन न्यू कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कोविड फाइट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। यानी ये तेहरान टाइम्स बता रहा है आपको कि ये बता रहे हैं कि यूएई में बन रही है, वो बता रहे हैं उधर बन रही है, वो बता रहे हैं उधर बन रही है। तो बात यह है कि इतने सारे मुल्कों में अगर वैक्सीन, अच्छा अरब न्यूज़ क्या बता रहा है कि ईरान प्लान्स टू स्टार्ट मेकिंग, चाइना का तो छोड़ दें आप, ईरान प्लान्स टू स्टार्ट मेकिंग रशियन स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 बाहर से नहीं, ईरान में, यानी ईरान में ही अपनी वैक्सीन भी बन रही है और स्पुतनिक भी बन रही है ईरान के अंदर। ठीक है, तो बात ये सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद स्पुतनिक तो बनी गई ना। तेहरान टाइम्स को दोबारा आप देख लें तो तेहरान टाइम्स कह रहा है ईरान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाईलाइट्स कोऑपरेशन फॉर फाइटिंग, फिर वहाँ पे। और गार्डियन खबर ही दे रहा है कि रशिया की स्पुतनिक 5 जो है वो गेनिंग एक्सेप्टेंस इन यूरोप। और अच्छा, हिंदू जो इंडिया का न्यूज़पेपर है वो क्या खबर दे रहा है, अब ये इंडिया है, एक तो अपनी बना रहे हैं वो वैक्सीन, और फिर उनके डॉक्टर रेड्डी, उनकी एक वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी एक्सपेक्ट स्पुतनिक 5 वैक्सीन टू गेट अप्रूवल फ्रॉम इंडियन रेगुलेटर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अपने यहाँ उनकी तैयारी होनी शुरू हो गई और ये इंडिया में बन रही है। हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? प्रायोरिटी नहीं रही हमारी। हमारे यहाँ तालीम और सेहत जो है ना, वो उसमें सिर्फ करप्शन है, उसमें उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। यानी आप देखिए ना, आपको पता है कि बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स लगने हैं, अब पोलियो बाहर से आता है, और आज से नहीं कब से ये कैंपेन्स चलती हैं। हाँ, यानी पोलियो भी बाहर से कतरे आते हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रहा, कभी कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। आप देखेंगे ये कुत्ते के कांटे की दवाइयां खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई, होता ना अस्पतालों में नहीं है बाहर। वो सिंध में हर वक्त अटैक। आपके क्या पाकिस्तान में कुत्ते नहीं है क्या? लोगों को नहीं काटते, लेकिन मंगाना आपने बाहर से, पाकिस्तान में नहीं बनाना। ठीक है, तो आपके पास वैक्सीन ही नहीं बन रही। ठीक, अच्छा, अब तो एक तो ये बात, दूसरी बात अब करना क्या है जो आपने बात की, क्योंकि फैल रहा है तेजी के साथ। ठीक है, एक तो एहतियात करें और एहतियात करें, और वही एहतियात, इसको बस ये समझ लें कि ये वही सब कुछ करना है जो लास्ट ईयर किया था, जिंदगी का हिस्सा ही बना लें। जिंदगी का, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ों का इलाज नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमारा ख्याल होता है हम उसका इलाज करें, असल में इलाज नहीं होता। मसलन मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर, ठीक है, इलाज नहीं होता, कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर यार बढ़ गया उसका, डायबिटीज बिल्कुल सही, शुगर कंट्रोल, चीनी। इसी तरह से ये जो कोविड है, अब ये जिंदगियों का हिस्सा आके जी एक जेब में आपने वो रखना है कि हाथ साफ करते रहें या थोड़ी थोड़ी देर बात करें, मास्क लगाएं, ये करें, और अगला कुछ। और हुकूमत जो है, आज हफीज शेख साहब को तो हटा दिया उन्होंने। हफीज शेख साहब एक बात का जवाब दें कि वो पैसा कहाँ गया जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF से कोविड के वैक्सीन की खरीदारी के लिए था। एस्ट्राजेनेका का ऑर्डर स्पुतनिक खरीद के हमने रखी हुई है, और जो कंपनीज है वो कह रही है महंगा। यानी उनके 4-5 लोगों को अगर जूते लग जाएं और उनसे कहा जाए कि तुमने वैक्सीन स्टोर करके रखी हुई है, इन मामलों में भी, इन हालात इसमें भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि एक ऐसी नौबत आ गई है कि हेल्थ इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी कि दुकानें बंद करा दो, गाड़ियां बंद करा दो, स्कूल कॉलेज बंद करा दो। असल बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल है उन्हें भी पकड़ना चाहिए। हंगामी बुनियादों पे आप वैक्सीन को यहाँ नहीं ला सकते थे। मुझे बताएं कि एक वैक्सीन में क्या इशू है कि जी 4000 की होगी, 8000 की होगी, 70 करोड़ का एक सेनेटर बिका है। ठीक है, हाँ। 70 करोड़ तो 35 करोड़ वहाँ पे काम के लिए पैसे भी है, सब है, मौजूद है सबके पास। और ये आप जल्द से देखें PDM के जो हुए, इन पे करोड़ों रुपए खर्च हो गया क्या।
और इसमें भी खूब फैला होगा वैसे इनको नहीं पता था कि थर्ड वेव, इनको नहीं पता था कि आपने वैक्सीन का ऑर्डर देना, इनको नहीं। हर शख्स अगर एक सेनेटर, अजीबो गरीब लोग नहीं है ये, हम बताओ ही नहीं है वैसे, यानी एक आदमी जो 70 करोड़ का बिका, तो वो 70 करोड़ के 8,000 और 10,000 की वैक्सीन का फटा चल रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हफीज शेख साहब तो गए, लेकिन अगर कुछ मामलात के ऊपर वो वजाहत भी कर दें, और हफीज शेख का जाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, उनका जाना एक इंडिकेटर भी है। मैं इस पे आपसे आके एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के आदमी। अब आपने बड़ी गहरी बात छेड़ दी है। डॉक्टर साहब मुझे प्लीज ब्रेक लेने दें, एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। मामला गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ मामला क्या है डॉक्टर साहब से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से भी। काफ़ी चेंजेस की खबरें आ रही थी ऑलरेडी, और यही कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब जब दोबारा अपना ऑफिस संभालेंगे तो चेंजेस करेंगे। अभी उन्होंने बाकायदा तो नहीं संभाला ऑफिस, लेकिन एक बड़ा चेंज उन्होंने कर दिया। हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है, जो कि बड़ी हैरत की बात है। डॉक्टर साहब, जब वो सेनेट इलेक्शन हारे थे तो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन पर इजहार एतमाद किया था, अब उन्हें कह दिया कि आप ये मेरा ख्याल है खबर आएगी बाहर, क्योंकि हफीज शेख साहब का तो यहाँ तक बात थी कि उनको दोबारा जितवाया जाएगा, लाया जाएगा, एक सीट खाली करवाई जाएगी पंजाब से, उनको लाया जाएगा। तो अचानक वज़ीर आज़म साहब ने उनको हटाया। वेल कनेक्टेड थे, वज़ीर आज़म साहब के कहने पे तो नहीं आए थे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आए थे। तो अब महंगाई की वजह से अचानक उनको क्यों हटाया गया उनके ओहदे से? अच्छा, उनकी तरफ से यह कहा गया कि मेरी तबीयत ख़राब है और इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन वो खबर कहीं शिबली फराज साहब ने भी पर दिया, तो वो खबर कहीं ऊपर नीचे हो गई। अब वजूहत सामने आ जाएंगी कि क्यों उनको हटाया। मैं सिर्फ कोविड के हवाले से आपको बात बता दूं, बच्चों के हवाले से। पहली बात तो ये कि बच्चे बहुत बड़ा कैरियर हैं। जैसे कैरियर से मतलब बच्चे चूंकि चल फिर रहे हैं ना, हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस तरह से एसओपी फॉलो नहीं कर रहे, तो बच्चों में आप टेस्ट करवा रहे हैं तो बच्चे पॉजिटिव निकल रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन बच्चों के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए बच्चों में बच्चे सीरियस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, और बच्चों की अल्लाह का शुक्र है वर्ल्ड वाइड डेथ्स भी नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन ट्रेंड में से बढ़ सकता है नहीं, लेकिन बच्चे कैरियर बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बच्चा आया बाहर से, बच्चा गोद में चढ़ गया किसी के, उसको लगा, एक से दूसरा तीसरा इधर आगे पीछे, और फिर चूंकि बच्चे ये सारा फैल जाहिर है कि ओरल कैविटी, नाक बह रही है बच्चे की, बच्चा छींक मार रहा है, बच्चा जुकाम हो गया, बच्चे को एहतियात भी नहीं कर रहा होता। नहीं, बच्चा कैरियर है ना, तो बच्चे ने छींक मारी तो माँ को, ठीक है ना, जो वालिद की गोद में है और उसकी नाक बह रही है, तो बच्चा बड़ा खौफनाक कैरियर है इसका, क्योंकि बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चे को मास्क पहना के तो नहीं बिठा सकते ना घर में, तो बच्चा कैरियर है। इसलिए बच्चों के अंदर जब टेस्ट हो रहे हैं तो बच्चे पॉजिटिव हैं, और बच्चे फिर माँ बाप को लगा रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चे की नाक बह रही हो और माँ जो है वो, या बच्चा छींके और माँ कहे कि मुझसे 6 फुट दूर हटो, छोटे छोटे घरों में, और बच्चे नेचुरली इतना एहतियात से छांक नहीं सकते, है कि गोद में उठाना है बच्चे को, बच्चे चुप करेगा। लेकिन मसला ये कि बच्चा जो कैरियर है, तो बच्चा जो है, और बच्चे के टेस्ट भी नहीं लोग करवाते इस तरह जाके, तो वो एक बड़ा एक ट्रिकी सी सूरत है। लेकिन वो बच्चों के लिए इतना क्रिटिकल तो नहीं, बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है, तो बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चे तो मट्टी भी खाते हैं, बच्चे बड़े खाए ना जरा, बच्चे तो नाखून, मट्टी, पत्थर, हर चीज, बच्चे घूम रहे होते हैं कचरे में इधर उधर, बड़ों के अंदर इम्यूनिटी जो है जरा गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो मैं एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये है कि प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ लोगों में कंसर्न था कि जो प्रेगनेंसी है जिनको, तो क्या उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है? लगाई जा सकती है, ठीक है। और क्या ये इस बात की गारंटी है कि वैक्सीन अगर आपको 2 डोजेज लग गई तो आपको कोविड नहीं होगा? हो सकता है, फिर भी हो सकता है। इसीलिए कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे तीसरी डोज लगानी पड़ रही है लोगों को, खासतौर पर यूएई में जो चाइना की आई है वैक्सीन, क्योंकि 100% रिजल्ट नहीं है, तो तीसरी डोज भी लगानी पड़ेगी। अगर एंटीबॉडीज पहली डोज के बाद ही बन जाएं तो फिर इसका मतलब आप नहीं, पहली डोज के बाद एंटीबॉडीज का इससे ताल्लुक है? एंटीबॉडीज तो नहीं बनती ना, एंटीबॉडी पहले डोज के बाद तो कहीं 50% है, 56% है, कुछ परसेंट है, कई में दूसरी डोज के बाद भी नहीं बन रही, और तीसरी डोज लगानी पड़ रही है। मैंने आपसे कहा ना, जो टेटनस को ध्यान में रखें कि आपने बचपन में पूरी वैक्सीनेशन कराई हुई है, लेकिन फिर चोट लग गई तो आप कहते हैं एक डोज और लगवा लो जाके, तो ये यहाँ पर ये हिसाब है। तो एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी, इस बात की गारंटी नहीं। तो अगर मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है तो भी मुझे मास्क पहनना है, एहतियात करनी है, क्योंकि मेरे अंदर
वो जो वैक्सीन मैंने लगाई है वो 76% तक है कामयाब। इस बात का मतलब ये है कि बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो हर सकता। 5 में से एक आदमी ऐसा है जो कि वैक्सीनेशन के बावजूद जिसको कोविड हो सकता है। ऐसे ही है, 5 में से एक है, 70%। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हफीज शेख साहब का हटाया जाना है, ये इसके बाद और वज़रा कभी ये भी खबरें आ रही कि और भी चेंज, कौन आजम स्वाति साहब का नाम चल रहा है, ठीक है, वजारत रेलवे उन्होंने अभी अब देखें इतलात खाली हो गई ना, शिबली फराज नहीं है तो पाकिस्तान में से आज सुकून है ना, कोई वजीर इतलात पाकिस्तान में कोई वजीर इतलात नहीं है। अच्छा नहीं, शिबली साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, लेकिन असल बात यह है कि वजारत इतलात होती क्यों है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। वैसे सारे ही तो वजीर बयान भी दे रहे होते हैं। ये देखें, आप मुझे बताएं कि हर वजीर आजम का अपने तर्जुमान है, सदर का अपना तर्जुमान है, जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनका भी तर्जुमान है, फौज का तर्जुमान है ना, ISPR। इसी तरह से आप वजारत खारजा देखें, वो तर्जुमान है ना, दफ्तर खारजा, ठीक है। इसी तरह से PIA तर्जुमान, PIA तर्जुमान, रेलवे, अब हर अदारे का अपना तर्जुमान है। तो वजीर इतलात किसका तर्जुमान है? देखिए ना, एक सवाल है सवाल इसके कि वो इश्तिहारात दे, वो कैमरा कॉलिंग करें, मीडिया को मैनेज करें, मतलब वजीर इतलात और नशरिया। अच्छा, अब शायद 2 में उसको तोड़ा जा रहा है, एक वजीर इतलात बनाया जा रहा है, एक वजीर नशरियात बनाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो इतला वाला तो इतला दिया करेगा हमें, जो नशरियात वाला है वो नशर क्या करेगा? तो उन्होंने कहा 2 वजीर इतलात और नशरियात। मैंने कहा जी अच्छा, तो फिर तर्जुमान क्या करेंगे? तो तर्जुमान जो है वो तो सारे वजीर आजम के तो एक और वैसे भी सारे मिनिस्टर्स तो बयान भी दे रहे होते हैं, हर इशू पे बात कर रहे होते हैं, सारे ही बोल रहे होते हैं ना। कौन है जो, अच्छा, हर शख्स अपनी मिनिस्ट्री के अलावा हर चीज पे बोलता है। मतलब आप जो है मिसाल के तौर पे, अब मैं क्या नाम लूं, मतलब हर शख्स जो है ना वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री में घुस के उसके ऊपर, और देखें कि फवाद चौधरी साहब कितने हमारे फाल हैं वजीर, लेकिन और साइंस के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने एक्टिव, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हुई, ठीक है ना। चांद वांद के कैलेंडर तो बन गए, लेकिन ये वैक्सीनेशन, मैं फवाद चौधरी साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पूरे अरसे में वो वैक्सीनेशन के ऊपर पिछले 5-7 महीने में कुछ काम शुरू कर देते। वैसे वो क्रेडिट तो काफी ले रहे हैं कि हमने काफी सामान, वेंटिलेटर्स खुद बनाने शुरू कर दिए। नहीं तो अब देख लेते हैं ना कि वो कहाँ गया, क्योंकि इसमें करप्शन तो हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। और अब पिछले साल मैंने वही कहा ना, हफीज शेख साहब अब चूंकि नहीं है तो हम उनसे खुल के बात कर सकते हैं, उनको चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और हमाद अजहर साहब जो हैं, देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें जो बात बड़ी अजीब सी है वो ये कि जो मामला तय हुए IMF के साथ, हफीज शेख साहब को रखने की वजह तो यही बयान हो रही थी ना कि उनका IMF के साथ तो IMF के साथ उनका अगर कांटेक्ट है तो फिर हमाद अजहर तो बेचारे हमारे जो देसी पाकिस्तानी आदमी है ना, तो वो क्या शराइत है जो हफीज शेख ने तय कर दी, वो हफीज शेख की, अच्छा उनको हटाया, महंगाई पर गया है तो शराइत तो वो तय करके आ गए, तो क्या वो शराइत अभी भी लागू होंगी या हम उन शराइत से आजाद हो गए हैं? महंगाई कोई अभी तो नहीं हुई कि उस पर हटा दिया, वो तो देखिए हमाद अजहर के लिए मसाइल, हमाद अजहर जो है वो, लेकिन इस वक्त इकोनॉमी तो बैठी हुई है सारी। अब हमाद अजहर जो है क्या रमजान में बेचारे वो महंगाई कंट्रोल करेंगे? लोगों की जो है वो आमदनी खत्म हो रही है, लोगों के ऊपर ये, अब आप देखें ना, जो ये अगर आप कहते हैं कि 50% बिठाएं गाड़ी के अंदर, डिस्टेंस करें, तो किराए नहीं बढ़ाएंगे, किराए बढ़ा देंगे ना भाई। एक गाड़ी यहाँ से पेशावर से कहीं और जा रही है, नहीं करेंगे तो वो उसमें आधे मुसाफिर बैठे हैं तो सबके ज्यादा किराए होंगे, एक सीट छोड़ के आप। तो इशू ये है कि अच्छा अब आजम स्वाति साहब का नाम भी चल रहा है, अच्छा बहुत सारे वजीरों का नाम चल रहा है, लेकिन बात सारी ये हो रही है कि जो इस वक्त हफीज शेख साहब का हटाया जाना है ना, वो कारकर्दगी की बुनियाद पे तो मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी क्या वजूहात हैं वो खान साहब खुद बताएंगे या बाकी वज़रा बताएंगे आके, क्योंकि महंगाई तो एक चली आ रही है इस वक्त, बल्कि और ज़्यादा ज़रूरत थी कि हफीज शेख साहब होते तो बताते, बाहर से मदद कुछ बताते, वैक्सीन का ऑर्डर आगे पीछे। हमाद अजहर एक बड़े अच्छे, बड़े नफीस, मैं तो उनकी बड़ी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन ये वक्त शायद नहीं था उनको हटाने का हफीज शेख साहब को इस वक्त। अच्छा। क्योंकि लेकिन डॉक्टर साहब काफी चेंजेस आ रहे हैं मईशत की पॉलिसी की अगर देखी जाए, जैसे स्टेट बैंक का भी आपने देखा है, वो जो बिल लाया जा रहा है उस पर भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लोग, वो तो आज पेश हुआ ना, वजीर खजाना भी, वो तो आज असेंबली में पेश हुआ। एहसन इकबाल साहब और बाबर इवान साहब, बाकी लोगों की आपस में काफी झड़प हुई असेंबली। ये मुझे तो इस सेटअप मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में। इस वक्त क्या चेंज होगा भाई, मईशत ही बैठी हुई है सारी। मतलब ये तो ऐसे ही हो गया
कि इस वक्त आप कहें कि जी हम एक एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में जहाज ही बंद हो गए हैं, हम कहें हम रेलवे स्टेशन चला रहे हैं जी, हम कहें हम नए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कहें नए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मतलब वो टाइम ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं पॉसिबल इस वक्त। तो ये कि हम संभालें किसी तरह से, मतलब नए स्कूल खोल रहे हैं, वही स्कूल जो पहले थे वो बंद पड़े हैं सारे, तो गलत टाइम पे गलत चीज़। इस वक्त हफीज शेख साहब बाहर से कहीं से पैसे IMF के साथ, कोई पाकिस्तान की शराइत कम होती है, फेटअप सर पे खड़ा है, तो देखना है बहरहाल की क्या। लेकिन तो सुना था कि IMF के साथ और भी कोई न्यू नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो ऐसे में तो वो जो ब्रिज था वो कैसे हट गया? आज एक और वाकया हुआ है, वो और ये हुआ है कि जो वलीअहद हैं सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी इमरान खान साहब से बात हुई है। हाँ, उन्होंने कोई एनवायरनमेंट पे बात हुई। अच्छा, वो सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं हुई बात, वो हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है ना जैसे इमरान खान साहब से वो बात उनकी अमीर कतर से जो हुई है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात हमें पता है कुछ बड़े अजीब। तो मैं ये खबर अभी देख रहा था, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे लिए बात इंटरेस्टिंग भी थी कि भाई सऊदी अरेबिया जो हैं उनके जो वली है, जो सॉरी अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, इसको हम दिखा दें ताकि कोर्ट भी हो जाए साथ ही। कतरी अमीर और MBS जो हैं डिस्कस एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन फ़ोन कॉल। अच्छा, तो वो एक पूरे रीजन के अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो अपना एक उनका प्लान है, तो उसमें पाकिस्तान में भी कॉल की उन्होंने की है, उन्होंने कतर भी कॉल कर रहे हैं, वो दाएं बाएं भी कॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक हो गया इशू। दूसरा ये कि आज वहाँ पर तो शंबे में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है अफगानिस्तान के ऊपर, हाँ, और शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात के इम्कानात नहीं है जयशंकर के साथ, क्योंकि भारत के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये दोशंबे ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, 50 से ज़्यादा मुल्क वहाँ मौजूद हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, हाँ, हार्ट ऑफ एशिया जो है वो इनकी मुलाकात नहीं हो रही जयशंकर के साथ। और स्विस कैनाल जो है वो स्विस कैनाल फंसी हुई है अभी तक। नहीं, वो तो कह रहे थे कि थोड़ा वो उसको किया क्या है उन्होंने, वो हम पर हमारे पास तस्वीर मैं बताता हूँ ना आपको, उसको हुआ, उसका भी अजीब रौला है। उसका रौला ये है कि वो एक बहुत बड़ा कोई 2 लाख टन का एक जहाज है जो ऐसे फंस गया जाके एवरग्रीन, उसको एक कोने से हटा दिया उन्होंने, वो एक कोने से उसको हटाया। वो थोड़ी सी स्पेस में ये दिखाएं जरा उसकी, ये वो जो अभी हम दिखाने लगे ना, ये देखें, ये ऐसे फंसा था, ये थोड़ा सा मूव किया। हाँ, ये जो अभी स्क्रीन पे आएगा ना एक पिक्चर आएगी, तो वो ऐसे बंद, ये वाली, ये इसको जरा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा इसको जरा बड़ा कीजिएगा, इसी पिक्चर जी, ये देखें ऐसे फंस गया था ये सारा। अब इसको ये करते करते नीचे जो ये देखें सीधा आ रहा था, उसी को अगर रखते तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता। अच्छा, बहरहाल उसको उन्होंने कोना उसका हटाया बड़ी मुश्किलों के साथ, उसको उन्होंने कोना, लेकिन जो हटाया है उसका, तो उस कोने को हटाने के बाद वो साइडों से छोटी छोटी कश्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। एक वो बड़े कंटेनर तो नहीं, वो फंसा हुआ अपनी जगह। वो एक, आप ये सोचें कि वो $1 बिलियन, वो तस्वीर अगर ले आते ना, हाँ, ये थोड़ा सा हटाया पीछे, यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन फंसी हुई। और इसमें जो बड़ी खौफनाक बात है वो ये है कि जो CNN कह रहा है, CNN अभी जो न्यूज़ ब्रेक की है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी सेज इट कुड टेक 6 days और मोर टू क्लियर सुएज कैनाल। अच्छा, अभी 6 दिन और लग सकते हैं। एक रोज का, हर रोज का $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है, और लाइन लगी हुई है आगे पीछे, कोई 300-400 जहाज उधर खड़े हो गए हैं, भरते जा रहे हैं, और ये जहाज अपनी जगह से हिल नहीं रहा। और दूसरी जो खबर है, एक ब्रेक ले लूं मैं? आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद जरा वापस आते हैं पाकिस्तानी सियासत पे। ये हमजा शहबाज का जो बिलावल कोशिश कर रहे हैं हमजा शहबाज से मिलने की, वो पहले भी मिले थे, आपको पता है ना, हमजा शहबाज से मिलने गए थे बिलावल, और हमजा शहबाज से दोबारा कोई मुलाकात की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की वक्फा ने, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल, ब्रेक के बाद इस पर जानते हैं जी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं तो इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो में बात करेंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, और उनसे ज़रा मैं जल्दी से इंपॉर्टेंट खबर ले लूं कि बिलावल क्यों हमजा से मिलना चाह रहे हैं। बिलावल मरियम से नाराज़ हो के अब हमजा से मिलना शुरू हो गए। देखें, हमजा शहबाज जो हैं और शहबाज शरीफ साहब, उनकी अहमियत पंजाब में ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि वो मुतबादिल हैं। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अच्छा, नवाज शरीफ साहब अगर ख़ुद नहीं आते पंजाब में तो फिर उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं, और शहबाज शरीफ साहब
इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके गहरे रवाबित पहले भी थे और अब भी हैं, और अब मुलाकातों की खबर भी आ रही है। ये बात जो चली ना कि पंजाब में बुज़दार साहब को हटाया जाए, तो दो मूवमेंट्स हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पहली मूवमेंट ये हुई कि हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई, बिलावल आए और उन्होंने आप घर पे आके हमजा शहबाज से मुलाकात की थी। चंद रोज़ पहले उन्होंने कहा था मैं मुबारकबाद देने आया हूँ, मैं मिलने आया, पहले नहीं मिला मैं। और दूसरी बात जो है वो जरदारी साहब की का रब्ता हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। मैं एक बात की आपको बिल्कुल यहाँ पे, यानी आप इसको बिल्कुल आप ख़बर इसको समझें कि जो इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है ना, कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे बल्कि इन हाउस चेंज होगा, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, और हमारे पास वोट्स हैं सारे दाएं बाएं आगे। उसमें बिलावल को वो नहीं चाह रहे कौमी असेंबली में। जरदारी साहब ने कि अपना नाम चल रहा है? जरदारी साहब का अपना, जो मैं इसको फिर जोर देके बात कहता हूँ, जरदारी साहब ने अपने आप को कहा है कि मैं, और मेरे आने से वो कहते हैं कि पीडीएम टूटेगी बुरी तरह, क्योंकि मेरे आने से मेरे साथ इत्तेहादी रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ काम किया एमक्यूएम ने, प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे साथ काम किया है मौलाना फजलुर रहमान ने, मेरा दोस्त है अख्तर मेंगल, मेरा दोस्त है मौलाना फजलुर रहमान, मेरा दोस्त है, और जो नहीं है अब जमात इस्लामी साथ आई ना अभी, तो मुशावरत, मुशीर, गवर्नर, आगे पीछे, तो वो जरदारी साहब एक्टिव हैं बहुत ज्यादा, प्लस बाइडेन इंतजामिया, ठीक है, और उनके पास मुख्तलिफ लोग भी हैं जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जब ओबामा थे तो जरदारी साहब थे। लेकिन जरदारी साहब की सेहत इतनी अच्छी नहीं है। वो सेहत उनकी अच्छी हो जाती है खास वक्त पे, कोई इशू नहीं है। नहीं इशू उनके, देखें जब बाइडेन थे, नायब सदर थे, तो पाकिस्तान में जरदारी साहब थे, ठीक है, और वहाँ ओबामा थे, तो वो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं उसको, मैं वहाँ पर भी एक्सेप्टेबल हूँ, मैं यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल हूँ, सीपैक भी आगे बढ़ा। तो जरदारी साहब ने पैरेलल पेश किया हुआ अपने आप को, और जरदारी साहब ने किया हुआ है, बिलावल नहीं, जरदारी साहब हिमसेल्फ। और सिंध हुकूमत भी है, और एमक्यूएम का कोई इशू नहीं। आपको याद होगा बिलावल ने एमक्यूएम को ऑफर किया था बहुत ज्यादा, वो गवर्नरशिप और बहुत सारी वजारतें, तो पंजाब से वो ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पंजाब में उनका ये है कि अगर हमजा और शहबाज आ जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे चौधरी को इतराज है। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको इतराज है। उसकी वजह यह है कि नून को काफी कुछ पहले मिल गया है, और वो इसलिए मिल गया है कि लोकल बॉडीज बहाल हो गई हैं। और लोकल बॉडीज के 58,000 लोग अगर बहाल हो गए हैं, तो इस वक्त आप समझें कि वो इस मरहले पे नून तो पहले ही एक्टिव हो गई ना। अच्छा, मरियम नवाज साहबा की तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला ने सेहत दे, लेकिन एक दो रोज में वो भी फाल होंगी और मौलाना साहब भी फाल होंगे। उन्हें वैसे एतराज है शायद परवेज़ इलाही साहब की। नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि जो भी अगला वजीर आला होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा। अब याद करें ना, उन्होंने परवेज़, इसका मतलब है कि नाम चला था ना बीच में, तो उन्होंने कहा जो भी होगा वो हमने इसलिए तो नहीं बनाई थी कि हम इन हाउस तब्दीली करें। तो जब वो इन हाउस तब्दीली के खिलाफ है तो वो हमजा के भी खिलाफ है। ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल, वो इस चीज को नेगेट कर चुकी हैं। वो है कि तोड़ ये सिलेक्टेड को जो दूसरा, मैंने वो कहीं को तोड़ के नए इलेक्शंस करवाए जाएं, और नए इलेक्शंस नवाज शरीफ साहब को सूट करते हैं, और इधर जरदारी साहब अपनी गेम चला रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी आखिर में डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, डॉक्टर साहब आप भी इजाजत। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदारों, बाकी लोगों का सब ख्याल रखिएगा।